दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, बल्कि एडवांस साइंस, सटीक खगोल शास्त्र और अनगिनत अनसुलझी पहेलियों का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 123। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठीक 123 सालों से इस भव्य मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। जी हां, एक सदी से भी ज्यादा समय से उस मुख्य गर्भगृह के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत भरी हुई है। और ये बात तुरंत दिमाग में एक सवाल पैदा करती है ना? आखिर उस अंधेरे गर्भगृह के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसे दुनिया की नजरों से इतने दशकों तक बचा कर रखा गया है? तो आखिर हुआ क्या था? बात है साल 1903 की। उस वक्त बंगाल के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉडेलॉन ने इस विशाल ढांचे का मुआयना किया था। उन्हें लगा कि यह भव्य संरचना अब कमजोर हो रही है और कभी भी ढह सकती है। बस इसे बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, मंदिर के गर्भगृह को ऊपर तक रेत और बालू से सील कर देने का आदेश। उनके इस कदम ने ढांचे को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन मंदिर के सबसे गहरे और असली रहस्यों को हमेशा के लिए उसी रेत में दफन कर दिया। चलिए, अब इसके पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति, मिथक बनाम वास्तविकता। आखिर इतना विशाल मंदिर बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो हमें सीधा द्वापर युग में ले जाती हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे साम को कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का श्राप मिला था। 12 साल की बेहद कठोर तपस्या के बाद सूर्यदेव ने उन्हें ठीक किया और उसी कृतज्ञता में साम ने पहला सूर्य मंदिर बनवाया। लेकिन अगर ऐतिहासिक सच्चाई की बात करें तो जो स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं वो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। कहते हैं कि उनकी माता राजमाता कस्तूरी देवी का यह सपना था कि एक ऐसा भव्य मंदिर बने जो पूरी दुनिया के सामने गंग वंश की ताकत और उनके गौरव का डंका बजा सके। अब इतिहास के नजरिए से देखें तो ये प्रोजेक्ट कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। चंद्रभागा नदी के किनारे 1238 से 1264 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ। अब जरा इमेजिन कीजिए, 13वीं सदी का वक्त, कोई आधुनिक क्रेन या मशीनरी नहीं, और 1200 बेहद कुशल कारीगर मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा की लीडरशिप में दिन रात काम कर रहे हैं। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से इस पूरे ढांचे को तराशने में पूरे 12 साल का वक्त लगा। ये स्केल और ये मेहनत लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। भाग 2, प्राचीन विज्ञान का चमत्कार। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में आपके होश उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि मंदिर के बाहर बने वो विशाल पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है? वो दरअसल एक बेहद सटीक प्राकृतिक सूर्य घड़ी हैं। प्राचीन काल में लोग इससे एकदम सटीक समय पढ़ते थे। इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले पहिए की 8 तीलियों को देखिए जो 3-3 घंटे का गैप दिखाती हैं। फिर किन्हीं भी 2 तीलियों के बीच बने 30 नक्काशीदार मोतियों को गिनिए। हर एक मोती 3 मिनट के बराबर है। और आखिर में सटीक टाइम जानने के लिए बस पहिए के सेंटर पर अपनी उंगली रखिए। आपकी उंगली की परछाई ठीक ठीक बता देंगी कि टाइम क्या हुआ है ना? कमाल का खगोलीय कैलकुलेटर। और ये देखिए, स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि 1666 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने यह खोज की थी कि सूरज की रोशनी सफेद नहीं बल्कि 7 रंगों से बनी होती है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, न्यूटन से पूरे 400 साल पहले 13वीं सदी में बने इस कोणार्क मंदिर में सूर्यदेव के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े बनाए गए थे। स्थानीय मान्यताओं की माने तो इन घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 अलग-अलग रंगों से रंगा गया था, जो सीधे तौर पर लाइट के स्पेक्ट्रम को दर्शाते थे। प्राचीन भारत का ये साइंटिफिक विजन वाकई में अनबिलीवेबल है। अगर आपको लग रहा है कि बस यही है तो डायमैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुनिए। इस तकनीक ने दुनिया भर के यात्रियों को सदियों तक स्तब्ध रखा। दरअसल कोणार्क मंदिर में भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन क्लैंप्स यानी लोहे की प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था और मंदिर के एकदम शिखर पर रखा गया था एक बेहद शक्तिशाली चुंबक। इन दोनों ने मिलकर अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया कि गर्भगृह में मौजूद भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती रहती थी। मतलब लिटरली मिड एयर सस्पेंशन। ये उस जमाने की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इमारत को बैलेंस करने वाला वो चुंबक कितना भारी होगा। 52 टन।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखा गया ये 52 टन का विशाल चुंबक ही वो मास्टर की था, जिस पूरे ढांचे को एक साथ बांधे रखता था और मूर्ति को हवा में टिकाए रखता था। अगर ये चुंबक ना होता तो शायद पूरी संरचना का संतुलन ही बिगड़ जाता। भाग 3, वास्तुकार का दुखद बलिदान। इतनी भव्यता के पीछे एक बेहद रुला देने वाली कहानी भी जुड़ी है। बात मंदिर के निर्माण के एकदम आखिरी चरण की है। मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और उनके 1200 कारीगर मंदिर के शिखर पर आखिरी कलश स्थापित करने में लगातार फेल हो रहे थे। राजा का आदेश सख्त था, अगर सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा मिलेगी। तभी वहां बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद पहुंचता है। उस छोटे से बच्चे ने अपनी गजब की सूझबूझ से कुछ ही घंटों में वो कलश सेट कर दिया, लेकिन उसे लगा कि एक छोटे बच्चे की सफलता की वजह से राजा उन सभी 1200 कारीगरों की जान ले लेगा, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया। बस यही सोचकर उन कारीगरों को बचाने के लिए नन्हे धर्मपद ने सीधे चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। एक 12 साल के बच्चे का इतना बड़ा बलिदान। इसी वजह से राजा ने वहां पूजा रोक दी और ये भव्य मंदिर शुरुआत से ही वीरान हो गया। भाग 4, आक्रमण और संरचनात्मक पतन। वक्त आगे बढ़ा और इस अद्भुत संरचना को कई झटके लगे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1264 में इतनी मेहनत से इसका निर्माण पूरा हुआ, लेकिन सदियों बाद 1568 में बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ के आक्रमण ने इसे बुरी तरह तहस-नहस कर दिया। फिर समय का पहिया घूमा और 1903 में अंग्रेजों ने इसके गर्भगृह को रेत से भर दिया, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने फाइनली वो रेत हटाने और इसके जीर्णोद्धार की योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। पर सवाल यह है कि इतना विशाल और मजबूत मंदिर आखिर खंडहर में कैसे बदल गया? तो इसका जवाब बड़ा ही आयरॉनिकल है। जो 52 टन का चुंबक इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत था, वही इसकी बर्बादी का कारण बन गया। ये चुंबक इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाज़ों के नेविगेशन कंपास खराब हो जाते थे और जहाज़ भटककर डूब जाते थे। इसी वजह से उन्होंने इसे ब्लैक पगोडा नाम दिया। माना जाता है कि अपने जहाज़ों को बचाने के लिए उन्होंने वो विशाल चुंबक वहां से निकाल लिया और बस चुंबक हटते ही पूरी संरचना का बैलेंस बिगड़ गया। बची खुची कसर 1568 में काला पहाड़ की सेना ने पूरी कर दी, जिन्होंने इसके शिखर और दीवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ एक दिलचस्प डिबेट भी है। कुछ इतिहासकार मानते थे कि ये मंदिर शायद कभी पूरा बना ही नहीं था और बीच में ही गिर गया। लेकिन रुकिए, सम्राट अकबर के दरबार के मशहूर इतिहासकार अबुल फजल ने 1580 में अपनी किताब आईने अकबरी में एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि कोणार्क का मंदिर नरसिंहदेव द्वारा बनाया गया था। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कहीं भी किसी खंडर का जिक्र नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि 16वीं सदी के अंत तक भी ये मंदिर बिल्कुल शानदार कंडीशन में था और लोग यहाँ आते जाते थे। चलिए बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, ज्ञान का स्मारक। आखिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? तो हमारा मेन टेकअवे ये है कि कोणार्क जैसे 500-600 साल पुराने मंदिर सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों के लिए नहीं बनाए गए थे। ये उस जमाने के जीते जागते एनसाइक्लोपीडिया, म्यूजियम और यूनिवर्सिटीज थे। इनका विजन बहुत बड़ा था, हर धर्म, हर बैकग्राउंड के लोगों को एजुकेट करना। ये वो जगह थी जहां कोई भी आकर वास्तुकला, साइंस, खगोल विज्ञान और कला के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल कर सकता था। ये ओपन फॉर ऑल नॉलेज सेंटर्स थे। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो उस विशाल ज्ञान का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों के पास था? इतिहास के इन बिखरे हुए खंडरों में न जाने और कितने प्राचीन तकनीकी चमत्कार आज भी छिपे हैं जो डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक गर्भगृह की वो रेत पूरी तरह से हट नहीं जाती, कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए।